मास्टर स्ट्रोक बैच में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा नया चैप्टर सॉल्यूशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर स्ट्रोक केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड IIT JEE। लास्ट लेक्चर में अपन ने मोल कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से खत्म कर लिया था। जो भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे, जो भी आपका कॉन्सेप्ट था मोल कॉन्सेप्ट का, वो अपन ने पूरा का पूरा कवर्ड कर लिया है। भाई जिसने अभी तक मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है ना, वो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट के वीडियोस देखे फिर सॉल्यूशन पर मूव करे। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़कर सॉल्यूशन पे आओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार अपन को आधा पहले से आता है, क्योंकि एक दूसरे से चीजें क्या होने वाली है, लिंक होने वाली हैं। तभी आपको मोल कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा दिया गया है। कुछ ही दिनों में आपके लिए हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे मोल कॉन्सेप्ट के लिए। जैसे जैसे आपके चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स आपको किस तरह से मिलेंगे? आपको हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसे ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है और वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स की PDF मिल जाएंगी। आप वहां पर डाउनलोड करें और अपने नीट और JEE की जो जर्नी है उसमें बाबा जी का थोड़ा सा योगदान समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है क्या? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं यार। सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रखता है हमारे नीट और JEE में। लगातार चाहे आप नीट का अगर पेपर देख लो भाई, हर साल डेफिनेटली क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन से। JEE मेंस का पेपर उठा के देख लो, हर साल डेफिनेटली क्वेश्चन देता है। मतलब कहीं से क्वेश्चन आए या नहीं आए, लेकिन एक बात कंफर्म है कि सॉल्यूशन से तो पक्का क्वेश्चन आने वाला है भाई। ठीक है, क्योंकि हर साल देखा जाता है कि सॉल्यूशन से भाई अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ ही ऐसे चैप्टर हैं जहां से आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से एक आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे और क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। और वैसे भी बाबा जी से पढ़ रहे हो यार, और बाबा जी से पढ़ रहे हो मतलब क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनना ही है। नेक्स्ट अब सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन में मेनली अपन को 3 पार्ट पढ़ने। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला पार्ट है, दूसरा राउल्ट्स लॉ और तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे ही इन 3 पार्ट को हम खत्म करेंगे, वैसे ही हमारा सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, हमसे अलविदा ले लेगा, हमसे टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेगा। अपन नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपन को तो पूरा सिलेबस खत्म करना है, वो भी सिर्फ 4 महीने में। ठीक है, बाबा जी ने वादा किया है, मतलब वादा तो निभाना ही है यार। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन होता क्या है? ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब, कभी नींबू पानी पिया है यार? ठीक है, खुद के हाथों से नहीं, ठीक है, जो दूसरे ने बना के दिया होगा, बाहर पिया होगा या घर पे मम्मी ने बना के दिया होगा। ठीक है, तो वहां पर आप देख रहे हो, जब आप नींबू पानी पीते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि जो शुगर है वो नीचे ज्यादा हो या ऊपर ज्यादा हो। होमोजीनियसली आपके जो ग्लास होता है, ठीक है, नींबू पानी का जो ग्लास होता है उसमें होमोजीनियसली प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो होमोजीनियसली का मतलब यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होना। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का। होमोजीनियस का जस्ट अपोजिट होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस जैसे आप मिट्टी लो, एक ग्लास में डालो भाई, बीकर में डालो, तो मिट्टी क्या होगी? नीचे जम जाएगी भाई, नीचे की तरफ ज्यादा होगी, ऊपर की तरफ कम होगी। वो मिक्सचर क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का। अब हमारे पास सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। अब बचपन से पढ़ते आते हैं यार कि सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट वो होता है वो कि जो सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा ध्यान देना, मेरे पास एक एग्जांपल है आपके लिए। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपके पास एग्जांपल है। जैसे देखो, आपके पास 60 ग्राम शुगर है प्लस 40 ग्राम वाटर है, आपने एक शुगर सिरप सॉल्यूशन बना दिया है। अगर आप इस नजरिए से देख रहे हो कि सॉल्यूट आपका कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट आपका ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो आपके अकॉर्डिंग ये जो 60 ग्राम शुगर है वो एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, और
जो 40 ग्राम वाटर है वो एज अ सॉल्यूट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका जो 40 ग्राम वाटर है वो एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है और जो आपका 60 ग्राम शुगर है एज अ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। कि अब क्या करें, क्या लोचा हो गया भाई ये, ठीक है। अब यहां पर देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जो सॉल्यूशन है और जो सॉल्वेंट है उन दोनों की जो फिजिकल स्टेट है ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम होती है। अब यहां पर बात करें, जो आपके पास शुगर है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। वाटर की फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। और शुगर साइरप जो सॉल्यूशन बना है उसका फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। अब यहां पर देखो कि इसकी भी लिक्विड है, इसकी भी लिक्विड है, मतलब इन दोनों की अगर फिजिकल स्टेट सेम आ रही है तो वाटर आपका एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा होगा और जो आपका शुगर होगा वो एज अ सॉल्यूट काम कर रहा होगा। तो काम की बात ये निकली है यार कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो यहां से अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना कि सॉल्यूट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है या सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, वो 90% काम कर जाएगा, 90% एग्जाम्पल में काम कर जाएगा। लेकिन जब ऐसा एग्जाम्पल आएंगे ना तब फंसोगे, और फंसोगे तो बाबा जी को याद करोगे, और बाबा जी को जैसे ही याद करोगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि शुगर साइरप सॉल्यूशन जैसा है जिसमें लिक्विड और यहां पर लिक्विड है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट क्या होती है, सेम होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट है और जो रेड कलर के बनाए गए हैं वो एज अ सॉल्यूट है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला दिया तो हमारे पास क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। अब इस सॉल्यूशन में सुनना मेरी बात ध्यान से कि अब इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है या सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, इसे बताने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है या सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, इसे बताने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं। अब वो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म हमें यह बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है या सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, वो हमें कंसंट्रेशन टर्म बताता है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म है, वो हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में, आप जानते हो सॉल्यूशन तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होगा, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, इसे बताने के लिए हमारे पास अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। तो सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास वो है मोलरिटी। मोलरिटी जिसे अपन कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलरिटी होता है आपके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो लीटर में होना बहुत जरूरी है यार। अगर आपने यहां पर ml यूज कर लिया ना तो आपका जो आंसर आने वाला है मोलरिटी का वो क्या आने वाला है, गलत आने वाला है। तो सॉल्यूशन में बहुत छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और जैसे जैसे अपन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमें लीटर में पुट करना है और लीटर पे क्या मार लो, गोला मार लो। उससे याद रहेगा कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। अब अपन नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला था यार वो अलग अलग टर्म में अपन ने पढ़ा था, वेट के टर्म में पढ़ा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में पढ़ा था और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी के टर्म में पढ़ा था। मैंने मोल कॉन्सेप्ट इसलिए पहले पढ़ाया है क्योंकि आपके सॉल्यूशन में ना भर भर के मोल कॉन्सेप्ट का यूज है, ठीक है। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट आता है ना तो आपको ऐसा लगेगा सॉल्यूशन तो मुझे आधा आता है, क्योंकि कई सारी चीजें अपन मोल कॉन्सेप्ट की सॉल्यूशन में यूज करने वाले। तो मोल्स का जो वेट के टर्म में फॉर्मूला था वो क्या था, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। उस फॉर्मूले का मैं यहां पर यूज करूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से इंपोर्ट कर दिया। तो वेट के टर्म में हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नेक्स्ट इसकी यूनिट की बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या है। इसकी यूनिट अगर बात करें तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मोलरिटी जो है वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आप जैसे टेम्परेचर को चेंज करोगे वैसे आपका जो मोलरिटी है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि यहां पर वॉल्यूम टर्म का यूज हो रहा है, यहां पर वॉल्यूम टर्म का यूज हो रहा है, और वॉल्यूम टर्म अगर आ रहा है, वॉल्यूम फैक्टर आपका यहां पर आ रहा है, वॉल्यूम जो रहता है वो टेम्परेचर के डिपेंडेंट होता है। जैसे ही आप टेम्परेचर को चेंज करोगे आपका वॉल्यूम चेंज होगा, और जैसे वॉल्यूम चेंज होगा वैसे आपका मोलरिटी चेंज हो जाएगा। तो जो मोलरिटी है वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे जाके अब पता चलेगा जो हमारे पास कई सारे ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म हैं जो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो वहां से क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो याद रखना है जितने भी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, अगर उसमें वॉल्यूम फैक्टर का यूज हो रहा है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और वहां अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम फैक्टर का यूज नहीं हो रहा है तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। अब मोलरिटी तो अपन ने डिफाइन कर ली कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसका एक्चुअल मतलब सीखते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है यार। ठीक है, जैसे आपके पास एक सॉल्यूशन है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको बताया गया कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास 5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका एक्चुअल मतलब क्या हो, ये तो अपन ने डिफाइन कर लिया भाई, ठीक है। ठीक है, अब इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ है वो अपन को समझना है कि 5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का एक्चुअल मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब आपको थोड़ा सा सोचो कि अगर मुझे मोलरिटी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इक्वल करना है, मुझे क्या करना है, मोलरिटी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बराबर करना है, इक्वल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना है। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यूनिटी पुट कर देता हूं, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यूनिटी दैट इज 1 लीटर पुट कर देता हूं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब मोलरिटी किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर। ठीक है, तो अगर मुझे न्यूमरेटर को बराबर करना है तो डिनोमिनेटर मेरे को यूनिटी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर समझो कि 5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ है। 5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब हुआ है कि 5 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आपने क्या करा है, बस यहां देखो, आपने क्या करा है बस कि आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हो गए, मोलरिटी के बराबर। तो 5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का एक्चुअल मतलब क्या हुआ कि 5 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 5 मोल H2SO4 के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, ये इसका एक्चुअल मतलब हुआ है। ठीक है, अगर आपको एक्चुअल मतलब पता चल गया ना इनका, ठीक है, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला पार्ट है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ना कई लोगों को वो आती है प्रॉब्लम, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपसे क्या बोलना चाह रहा है। और जैसे ही आप इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म को देखोगे तो ये आपसे कुछ कहेगा कि भाई मैं कुछ बोल रहा हूं, मुझे देखो। ठीक है, आपको देखना आना चाहिए। ठीक है, मन की आंखों से देखोगे तो दिख जाएगा। ठीक है, तो अपन को डिफाइन करना आना चाहिए कि ये 5 मोलर का एक्चुअल मतलब क्या है। 5 मोलर का एक्चुअल मतलब क्या है, जैसे H2SO4 लिखा है, आपका यूरिया भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है। ये जो टर्म लिखे जाते हैं NaOH, H2SO4 या यूरिया, ये क्या है, सॉल्यूट हैं, ये इस बात का ध्यान रखें। जैसे आपको दिया जाएगा कि 10 मोलर NaOH है या 15 मोलर यूरिया है, तो ये H2SO4 NaOH यूरिया वो क्या है, आपके सारे के सारे सॉल्यूट हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है हमारे पास, मोलरिटी। अब नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास नॉर्मलिटी, इसका ही भाई है। ठीक है, इसकी बात तो अपन भाई भर भर के मॉल कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं। ठीक है, तो नॉर्मलिटी क्या होती है, जिसे अपन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मलिटी को अपन कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को तो अपन ने भाई लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में कई बार यूज करा है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था कि वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। अब देखना, मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या पुट करने वाला हूं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। तो नॉर्मलिटी आपकी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वैलेंस फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहां पर थोड़ा सा देखना यार। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपकी मोलरिटी है ना। मोलरिटी अभी अपन डिफाइन करा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी में एक हमारे पास एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर।
ठीक है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। अब यहां पर बैलेंस फैक्टर तो यार कितना पड़ा है यार, ये बैलेंस फैक्टर क्या होता है, एसिड के लिए बेसिसिटी, कि एसिड कितना H+ लूज कर सकता है वो उसका बैलेंस फैक्टर हो जाता है। बेस के लिए उसकी एसिडिटी की कितना OH- वो डोनेट कर सकता है, और सोल्ट के लिए टोटल चार्ज ऑन कैटायन या एनायन, कि कैटायन पे टोटल कितने का चार्ज आ रहा है या एनायन पे टोटल कितने का चार्ज आ रहा है, वो उसका क्या हो जाता है, बैलेंस फैक्टर हो जाता है। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी में हमारे पास एक रिलेशन है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। अब यहां पर जो काम की बात है वो ये है कि यहां पर भी वॉल्यूम फैक्टर यूज हो रहा है, और वॉल्यूम फैक्टर यूज हो रहा है तो ये भी टेम्परेचर क्या होने वाला है, डिपेंडेंट होने वाला है। अगर मुझे कभी नॉर्मलिटी निकालनी है ना, मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, मैं मोलरिटी निकालूंगा और उसे बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नॉर्मलिटी जाएगी, क्योंकि नॉर्मलिटी इस तरह से निकालना मोलरिटी के टर्म में थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, अभी और बचे हैं उनकी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले लें आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास है मोलरिटी, जिसे अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलरिटी को अपन कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां पर ध्यान रखना है कि आप जितने भी आप ज़्यादातर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ते हो उसमें वॉल्यूम फैक्टर का यूज़ करते हो, लेकिन यहां पर क्या होने वाला है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आप ज़्यादातर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज़ करते हो, लेकिन यहां पर क्या आने वाला है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि आपसे गलती करवाएगा वो। तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहां पर वॉल्यूम फैक्टर का यूज नहीं हो रहा है। अगर वॉल्यूम फैक्टर का यूज नहीं हो रहा है तो ये टेम्परेचर क्या होने वाला है, इंडिपेंडेंट होने वाला है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। अब इसके यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी इसकी यूनिट हो जाएगी। अब इसका एक्चुअल मतलब समझते हैं कि मोलरिटी का एक्चुअल मतलब क्या है। जैसे अगर कोई कहा जाए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जो है 5 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है, ये क्या है, 5 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है। इस 5 मोलर यूरिया सॉल्यूशन का एक्चुअल मतलब क्या हुआ है उसके समझने की कोशिश करते हैं। तो समझने का तरीका तो वही है कि अगर मुझे इन दोनों टर्म को बराबर करना है, किसको, मोलरिटी को और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बराबर करना है, तो जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है उसे मुझे यूनिटी पुट करना पड़ेगा, दैट इज 1 kg। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, 1 kg, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर आ जाएंगे, मोलरिटी के। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये 5 मोलर है तो 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो अपन इसे कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 5 मोलर यूरिया सॉल्यूशन का मतलब हुआ है हमारे पास कि 5 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट कितना आ गया हमारे पास, 1 kg, और सॉल्यूट कितना है हमारे पास, 5 मोल। ठीक है, तो मोलरिटी हमें बता रही है कि अगर आपके पास 1 kg सॉल्वेंट है तो उसमें 5 मोल किसके होने वाले हैं, यूरिया के होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका एक्चुअल मतलब आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल मतलब आएगा तो आपके जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वो आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास वो है फॉर्मेलिटी, जिसे अपन कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फॉर्मेलिटी होता है आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कि अब ये फॉर्मूला वेट क्या होता है यार, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट सुना है, इक्विवेलेंट वेट सुना है, अब ये फॉर्मूला वेट नया आया है क्या मार्केट में। ठीक है, तो फॉर्मूला वेट को समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला वेट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, और जो फॉर्मेलिटी जो टर्म है वो आप जनरली आयनिक कंपाउंड्स के लिए डिफाइन करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये फॉर्मूला वेट की बात कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला वेट होता क्या है। जैसे कि समझो आपके पास NaCl है, ठीक है, सॉल्यूट की तरह NaCl है, अपन को फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। जैसे आप NaCl एज ए सॉल्यूट यूज कर रहे हो, NaCl का जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है भाई, इसका कितना होता है 23, उसका कितना होता है 35.5, ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई 58.5। अब NaCl को लिया और पानी में डुबोक कर दिया, पानी में डाल दिया। ठीक है, क्या कर दिया, डुबोक कर दिया। तब जैसे ही पानी में डुबोक किया तो जो NaCl था वो तो आयनिक था, आयनिक होगा तो जैसे ही पानी में डालूंगा क्या हो जाएगा भाई, फर्निश हो जाएगा कैटायन और एनायन में। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है।
ठीक है। तो NaCl को जैसे ही पानी में डालूंगा वो Na पॉजिटिव और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। अब यहां पर जो Na पॉजिटिव और Cl माइनस का जो वेट आने वाला है वही आपका फॉर्मूला वेट होने वाला है। अब जब Na पॉजिटिव में गया या Cl नेगेटिव में गया तो एक्चुअल में यहां पर हुआ क्या है, यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है। यहां पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ठीक है। अब जो आप जानते हो कि किसी भी एटम का जो मास होता है ना वो उसके न्यूक्लियॉन्स के मास पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के मास पर डिपेंड नहीं करता। न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का जो मास होता है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो लगभग नेग्लिजिबल के बराबर ही होता है। ठीक है। तो यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का चेंज आया और इलेक्ट्रॉन के चेंज आने से इसके वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला वेट निकलने वाला है वो कितना निकलने वाला है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, दैट इज 58.5। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखना, दूसरा एग्जांपल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है आपके पास एसिटिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 60। नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 60। अब आपने क्या किया, एसिटिक एसिड को लिया और बेंजीन में डुबो कर दिया। तो बेंजीन में जैसे ही डाला तो पता चला कि बेंजीन में जो एसिटिक एसिड है वो एज अ डाइमर एग्जिस्ट कर रहा है। किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, एज अ डाइमर एग्जिस्ट कर रहा है, एज अ डाइमर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर डाइमर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका जो फॉर्मूला वेट होने वाला है वो मॉलिक्यूलर वेट के क्या होने वाला है, ट्वाइस होने वाला है। तो 2 × 60 दैट इज 120। तो यहां पर जो फॉर्मूला वेट निकलने वाला है एसिटिक एसिड का वो कितना निकलने वाला है, 120, मॉलिक्यूलर वेट का दुगना। ठीक है। तो इस तरह से अपन इसका फॉर्मूला वेट फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मुलेटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। एक बात का ध्यान रखें, अगर यहां पर पहले केस में फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या थे, बराबर थे। अगर आपका फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट आपस में बराबर हो जाते हैं, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को देखना, अगर फॉर्मूला वेट को हटाकर मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पुट करता हूं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो मोलरिटी बन गया ना, कि अगर फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट बराबर आ जाता है तो आपका मोलरिटी और फॉर्मुलेटी क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली हैं, बराबर होने वाली हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास 4 अभी तक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर बात कर चुके हैं। पहला मोलरिटी, दूसरा नॉर्मलिटी, तीसरा मोलरिटी और फोर्थ इज फॉर्मुलेटी। ठीक है। हमारे पास टोटल 8 कॉन्सेंट्रेशन टर्म हैं जिन पर 4 की बात कर चुके हैं, 4 पर और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नैश कॉन्सेंट्रेशन टर्म। नैश कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आगे बढ़ने से पहले अपन फॉर्मुलेटी को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं बाय ए क्वेश्चन करके अपन समझेंगे कि फॉर्मुलेटी एक्चुअल में होती क्या है। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, 12.2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड वाज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन टू प्रिपेयर 1 liter solution. A benzoic acid exists as dimer in benzene, then calculate formality. आपके पास एक बेंजोइक एसिड एज ए सॉल्यूट प्रेजेंट है, आप उसे क्या कर रहे हो, बेंजीन में डाल रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो और आप 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हो। तो आप और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो आपका बेंजोइक एसिड है वो बेंजीन में एज अ डाइमर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एज अ डाइमर एग्जिस्ट करता है, तो उसकी फॉर्मुलेटी क्या होगी। तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें गिवन है वेट ऑफ C6H5COH दैट इज बेंजोइक एसिड कितना 12.2 ग्राम। ठीक है, और हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 1 लीटर। ठीक है, और हमें यह बताया गया है कि जो बेंजोइक एसिड है वो एज अ डाइमर एग्जिस्ट करता है बेंजीन में। अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH, इसके अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करोगे तो वो कितना निकलने वाला है भाई, वो कितना निकलने वाला है, वो निकलने वाला है हमारे पास 122 ग्राम पर मोल। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट निकलने वाला है। तो इसका फॉर्मूला वेट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वेट हो जाएगा, ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट का दुगना, तो 2 × 122 इसका फॉर्मूला वेट हो जाएगा। तो हमें फॉर्मुलेटी कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मुलेटी क्या हो जाएगी, वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 12.2 डिवाइड बाय फॉर्मूला वेट कितना है 2 × 122 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है लीटर में 1। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो एक पॉइंट हटाया, ये 0 आ गया यहाँ पर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो फॉर्मुलेटी कितना आ गई हमारे पास 1/20 दैट इज 0.05 आपके पास
फॉर्मेलिटी आ जाएगी, जो आपका सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा 0.05 फॉर्मल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि ये डाइमर बना रहा है, ट्राइमर बना रहा है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, और आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप जल्दी से ले लें इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेस कॉन्सेंट्रेशन टर्म। नेस कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास स्ट्रेंथ, जिसे अपन कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या होता है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो स्ट्रेंथ को अपन कुछ इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये फॉर्मूले को देखना है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस फॉर्मूले को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर और नीचे दोनों तरफ में किससे डिवाइड कर देता हूं और मल्टीप्लाई कर देता हूं, किससे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ऊपर और नीचे मैंने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा देखना कि ये जो फॉर्मूला है ये वाला कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ये आपका किसका फॉर्मूला है, ये आपका मोलरिटी का फॉर्मूला है। तो स्ट्रेंथ और मोलरिटी में हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो गया, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और मोलरिटी में हमारे पास एक रिलेशन है कि स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब यहां पर देखना नेक्स्ट हमारे पास क्या रिलेशन है। नेक्स्ट हमने क्या करा है कि ये जो फॉर्मूला था ना कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसे ऊपर और नीचे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट से। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूले को देखो, ये फॉर्मूला क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बन गया। तो हमारे पास स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी में एक रिलेशन आ गया कि स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो स्ट्रेंथ और मोलरिटी में हमारे पास रिलेशन है कि स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और नॉर्मलिटी, और स्ट्रेंथ में भी रिलेशन है कि स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस रिलेशन का यूज करेंगे जब अपन न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यार, वो है मोल फ्रैक्शन, जिसे अपन कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इसे समझने के लिए हमारे पास क्या है, जैसे कि समझो हमारे पास एक कंपोनेंट है ए, कोई लिक्विड है ए, ठीक है, प्योर है। अगर ये प्योर है तो सिर्फ इसमें Na के मोल्स होंगे। दूसरा हमारे पास कंपोनेंट है बी, ठीक है, तो अगर ये प्योर है तो सिर्फ इसमें बी के मोल्स होंगे। अब आपने क्या करा, एक और बड़ा बी कर लिया और Na और Nb जो थे लिक्विड जो थे ए और बी, इन दोनों को मिला दिया। अब जैसे ही इसको मिलाया तो ये आपका मिक्सचर मिल गया। अब सिर्फ इसमें ए के मोल्स नहीं होंगे, इसके साथ साथ क्या होंगे, बी के मोल्स भी होंगे। ठीक है, तो इस मिक्सचर में ए के मोल्स भी हैं और बी के मोल्स भी हैं। तो आपसे कोई कहे कि इस मिक्सचर में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, कि इस पूरे मिक्सचर में से ए का मोल फ्रैक्शन कितना है या बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो मोल फ्रैक्शन को निकालने का तरीका तो वही है कि मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट दैट इज Na और टोटल मोल्स कितने, Na प्लस Nb। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb। अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होगा, मोल्स ऑफ बी दैट इज Nb डिवाइड बाय टोटल मोल्स दैट इज Na प्लस Nb। तो ये ए का मोल फ्रैक्शन आ गया और ये बी का मोल फ्रैक्शन आ गया, क्योंकि जब ये प्योर थे तो पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन था वो ए का ही था। ठीक है, ए का ही था, जितने भी मोल्स थे वो सिर्फ ए के ही थे। इसमें जो बी था वो प्योर था तो उसमें सिर्फ बी के ही मोल्स थे, लेकिन जब मिक्सचर बना तो उसमें ए के भी मोल्स हैं और बी के भी मोल्स हैं। तो अब इस मिक्सचर में ए का मोल फ्रैक्शन इतना है और बी का मोल फ्रैक्शन इतना है। तो एक बात और आती है कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, दो कंपोनेंट हैं, ए का मोल फ्रैक्शन इतना है, बी का मोल फ्रैक्शन इतना है, टोटल मिला दोगे तो ये 100% ही तो होने वाला है।
ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। अगर XA प्लस XB इक्वल टू 1 है तो यहां पर जो XA है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB। बाबा जी हम तो नहीं मानते कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। चलो प्रूव करते हैं। कैसे, कि XA क्या लिख सकता हूं, XA को क्या लिख सकता हूं, NA डिवाइड बाय NA प्लस NB। XB को क्या लिख सकता हूं, NB डिवाइड बाय NA प्लस NB इक्वल टू 1। तो इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आने वाला है, NA प्लस NB, ऊपर क्या है NA प्लस NB, कैंसिल आउट होगा, क्या बनेगा 1। तो मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अगर आपके पास 2 कंपोनेंट है मिक्सचर में और आपका 1 का मोल फ्रैक्शन आ चुका है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 में से माइनस कर दोगे तो उसका जो बचा हुआ है उसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से अपन इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी तक अपन 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर बात कर चुके हैं। पहला मोलरिटी, दूसरा नॉर्मलिटी, तीसरा मोलरिटी, फोर्थ क्या था हमारे पास, क्या था भाई, फोर्थ स्ट्रेंथ, फिफ्थ मोल फ्रैक्शन और 6 जो अपन ने बात करा है। ठीक है, टोटल अभी 5 ही बात करिए। अभी अपन 5 कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर बात कर चुके हैं, जिसमें पहला मोलरिटी है, दूसरा हमारे पास नॉर्मलिटी है, तीसरा मोलरिटी, फोर्थ फॉर्मेलिटी, फिफ्थ हमारे पास है स्ट्रेंथ और 6 क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। इनका नंबर थोड़ा सा चेंज कर लें भाई, ये 5th है और ये 6th है। ठीक है, तो अपन 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर बात कर चुके हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के टर्म में अपन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का अमाउंट हम पता लगा सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में सबसे पहला है परसेंटेज बाय वेट, जैसे अपन W/W से डिनोट करते हैं। तो परसेंटेज बाय वेट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा है हमारे पास परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जैसे अपन V/V से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। थर्ड है हमारे पास परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, दैट इज W/V। ये क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो वेट होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए और जो वॉल्यूम होना चाहिए सॉल्यूशन का वो ml में होना चाहिए। जैसे कि समझो, इनका अपन ने ये फॉर्मूले तो पढ़ लिए, इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि हमें एक्चुअल मतलब से ज्यादा काम है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन तो उससे बनेंगे ना यार, क्वेश्चन तो उससे ही बनने वाले हैं। ठीक है, इन फॉर्मूला को आता है, अगर आपको एक्चुअल मतलब पता नहीं है तो क्वेश्चन फिर भी नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल मतलब सीखेंगे अपन कि इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है। जैसे आपसे कोई कहे कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, वो 20% बाय वेट NaOH सॉल्यूशन है। ठीक है, 20% बाय NaOH सॉल्यूशन है और आपसे कहा जाए कि इस सॉल्यूशन की आप क्या निकालो भाई, मोलिलिटी फाइंड करो कि इस NaOH सॉल्यूशन की मोलिलिटी क्या होगी। आपको एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन देके रखी हुई कि आपके पास एक NaOH सॉल्यूशन है जो 20% बाय वेट है, तो इसकी मोलिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो इससे पता लगाते हैं कि 20% बाय वेट NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ। पता लगाने का तरीका वही है, अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है, परसेंटेज बाय वेट और वेट ऑफ सॉल्यूट को बराबर करना है, तो अब यहां पर एक और टर्म आ रहा है 100, तो 100 को मुझे कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो नीचे मुझे क्या लेना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना लेना पड़ेगा, 100। तो अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन लेता हूं तो 100 ग्राम से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज बाय वेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज बाय वेट कितना है, 20। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होगा, इसका एक्चुअल मतलब है कि 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो आपका 20% बाय वेट NaOH सॉल्यूशन का मतलब हुआ है कि आप 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो आपको NaOH का वेट पता चल चुका है कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट है आपके पास कितना, 20 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास कितना, 100 ग्राम। ठीक है,
तो आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा वो कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा भाई कि 100 माइनस 20 दैट इज 80 ग्राम। ठीक है, अब आपसे कोई कहे कि इसकी मोलिलिटी फाइंड करो, तो मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं वेट के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ, वेट कितना है 20 अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना है 40 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80, लेकिन ग्राम्स में केजी में चाहिए तो 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आने वाला है, देखो कि ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये करने वाले वाला है, ये कितना आने वाला है 50 डिवाइड बाई 8 दैट इज 25/4। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये कितने आएगा 6.25। तो जो आपका मोलिलिटी आने वाली है सॉल्यूशन की वो कितनी आने वाली है 6.25 मोलर। ये जो सॉल्यूशन है इसकी मोलिलिटी कितनी होगी 6.25 मोलर। तो आपको इसका एक्चुअल मतलब पता होना चाहिए, अगर एक्चुअल मतलब पता है तो इन्हें बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा जो था हमारे पास क्या था, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। जैसे आपसे कोई कहा जाए कि 20% बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन है, 20% बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है। अब देखो इन दोनों को आपको बराबर करना है एक्चुअल मतलब के लिए, अगर आपको इन दोनों को बराबर करना है तो यहां पर एक 100 आ रहा है उसे कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप कितना ले लोगे 100 ml। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है वो किसके बराबर हो जाएगा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम के बराबर। तो 20% बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब हुआ है आपके पास कि 20 ml आपके पास इथेनॉल है जो कि प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, जो कि प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। 20 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। अपन ने लास्ट पढ़ा था परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ W/V। जैसे आपसे कोई कहा जाए कि 20% बाय स्ट्रेंथ NaOH सॉल्यूशन है और इसकी मोलरिटी फाइंड करो कि इसकी मोलरिटी क्या होगी, तो 20% बाय स्ट्रेंथ NaOH सॉल्यूशन, इन दोनों को बराबर करना है न्यूमरेटर को। तो अब यहां पर देखो ये 100 आ रहा है, मुझे इससे कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ले लूंगा 100 ml। तो यहां पर क्या होने वाला है, इसका एक्चुअल मतलब क्या हो जाएगा, ये 20% W/V किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट के बराबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट होगा, 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट होगा इन 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वेट ऑफ NaOH आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो आप मोलरिटी यहां से निकाल सकते हो। मोलरिटी क्या होता है आपके पास कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है। अब यहां पर देखो क्या होने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट के टर्म में निकाल सकता हूं कि वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो यहां पर देखना मोलरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना वेट है भाई 20 डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट कितना होता है 40 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml, लेकिन मुझे ml में नहीं लीटर में चाहिए, तो 1000 से मैंने क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा। यहां से क्या होगा, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, तो यहां पे क्या आएगा मोलरिटी इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 4 दैट इज 5। तो जो मोलरिटी निकलने वाली है सॉल्यूशन की वो कितनी निकलने वाली है 5 मोलर। तो इनका एक्चुअल मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर एक्चुअल मतलब पता है तो बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास है पार्ट्स पर मिलियन, जिसे अपन शॉर्ट में ppm के नाम से जानते हैं। तो ये 3 होते हैं पार्ट्स पर मिलियन बाय मास। वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में अपन क्या कर रहे थे कि 100 में कितना है, अपन पार्ट्स पर मिलियन में निकाल रहे हैं कि ये मिलियन में कितना है। ठीक है, ये ध्यान रखें कि आप अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन को मिलियन मान लेते हो कि 1 मिलियन ग्राम है, तो उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा ये आप पता करने की कोशिश करो। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप 100 में निकालते थे कि 100 में कितना है, तो पार्ट्स पर मिलियन में सिर्फ 100 की जगह क्या आने वाला है 10 की पावर 6। तो पार्ट्स पर मिलियन बाय मास इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। दूसरा है पार्ट्स पर मिलियन बाय वॉल्यूम। वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6।
थर्ड है पार्ट्स पर मिलियन बाय स्ट्रेंथ, वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10�6। इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर जो वेट होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए और जो वॉल्यूम होना चाहिए वो ml में होना चाहिए। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लगभग सिमिलर ही हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में आप ये निकालते थे कि 100 में कितना पार्ट है भाई, और पार्ट्स पर मिलियन में आप ये देख रहे हो कि मिलियन में कितना पार्ट है। ठीक है, बहुत सरल है ये। ठीक है, एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली इसे समझा है तो। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में हम निकाल रहे हैं कि मिलियन में कितना पार्ट है। ठीक है, जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर होती है वो आप मिलियंस में फाइंड करते हो क्योंकि ये बहुत कम होती है यार। ठीक है, ऐसा होता है 0.00000006 ग्राम, तो उसे बोलना थोड़ा सा कठिन होता है, तो आप क्या देते हो, मिलियन में बता देते हो कि मिलियन में कितना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है। लास्ट इसका स्क्रीनशॉट लें फिर बात करते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, और यहां पर आकर हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, वो खत्म होता है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास टोटल 8 होते हैं। अब इन पर क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं, कितनी वैरायटी बन सकती है, या प्रीवियस ईयर जो जेईई मेंस है या नीट है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, उनकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में अपन ने बात करी है कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर कि इनका जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उनका एक्चुअल मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, आपको एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे ही आपको एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा आप न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो आज अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर बात करी है। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, लेकिन जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।